हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बायोलॉजी विंग्स। मैं हूं प्रभात और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जिसने इस पूरी दुनिया को तबाह कर दिया और ये बता दिया कि तुम कितना भी भाग लो तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारा कोई औकात नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोवल कोरोना वायरस की। आज मुझे बिल गेट्स का वो बात याद आता है जब उन्होंने अफ्रीका में फैले इबोला के केस स्टडी में कहा था कि आने वाले समय में इस दुनिया को किसी परमाणु या किसी न्यूक्लियर अटैक से उतना ज़्यादा खतरा नहीं है जितना ज़्यादा खतरा किसी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है। जी हाँ, बिल्कुल। नोवेल कोरोना वायरस क्या किया है? पूरे दुनिया को ठप करके रख दिया है, सबको रोक दिया है और उसी के वजह से आज हम सब यहाँ ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। अगर हम ये बात करें, जो कि हमारे यहाँ एक कहावत चलता है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, नोवल कोरोना वायरस ने इस चीज़ को भी झूठ साबित कर दिया है। देखन में तो दिखे ही ना, लेकिन दे पूरी दुनिया को चीर, ऐसा कहना है नोवल कोरोना वायरस का। खैर, जो भी है, तो हम लोग कोरोना वायरस के बारे में बहुत सुन चुके हैं, थोड़ा बहुत सब लोग जानते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद बस एक है कि आप सबको कोरोना वायरस के बारे में एक जनरल अवेयरनेस, एक जनरल आइडिया सबके पास हो, थोड़ा बहुत नहीं, सब कुछ हम जाने थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ये हम चाहते हैं इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इस वायरस के स्ट्रेन के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसका अटैक प्रोसेस क्या है, ये किस तरह से अटैक करता है, फिर हम लोग बात करेंगे ये इन्फेक्शन कैसे काउज करता है, इसका इन्फेक्शन मैकेनिज्म क्या है, इन्फेक्शन मैकेनिज्म पर बात करेंगे, फिर इसके ट्रांसमिशन पर, इसके इंक्यूबेशन पीरियड पर, सिम्टम्स पर, ट्रीटमेंट पर, प्रिवेंशन पर और लास्टली देखेंगे कि हमारे आसपास सबसे ज़्यादा खतरा किन लोगों को है इस वायरस से। तो आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से मैसेज करके बताइए। हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले इस स्ट्रेन का स्टडी। चलिए, तो हम देखते हैं। ये कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है। हम लोग हो सकता है कि पहली बार इसका नाम सुने हों, लेकिन आज से पहले सार्स फैला था, वो भी चाइना से ही आया था। तो वो वायरस भी जो था वो इसी वायरस का एक कोरोना वायरस एक ग्रुप है, उसी वायरस का ये मेंबर था, सार्स। ठीक है, तो कोरोना वायरस एक ग्रुप है वायरसेस का, ए ग्रुप ऑफ वायरस। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस क्या है भाई? एक ग्रुप ऑफ वायरस है, ए ग्रुप ऑफ वायरस है। और ये वायरस एक्चुअली में हमारे रिस्पिरेटरी ऑर्गन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। कैसे, वो समझते हैं। अगर हम इसके इन्फेक्शन या फिर इसके काउजिंग रेंज की बात करें, काउजिंग रेंज की बात करें, तो ये बहुत छोटे से डिजीज जिसको हम लोग कॉमन कोल्ड बोलते हैं, कॉमन कोल्ड से स्टार्ट होता है और ये काउज करता है कॉमन कोल्ड से लेकर के सीवियर रिस्पिरेटरी डिजीज, जो बहुत खतरनाक, जो हमारे रिस्पिरेटरी डिजीज हैं, श्वसन रोग हैं, वहां तक काउज करता है। रिस्पिरेटरी डिजीज जैसे कि मार्स कोव वायरस से होता है, ठीक है, मार्स, सार्स, कोव हो गया मतलब कोरोना वायरस। मार्स का क्या मतलब हुआ? मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। दूसरा हम बताए थे कल इसके बारे में, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। दैट मीन्स ये कॉमन कोल्ड से इसका रेंज स्टार्ट होता है और ये सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम तक काउज करता है।
बहुत खतरनाक रोग भी काउज करता है और इससे डेथ भी हो जाती है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके नाम को जाएं, इसके नाम पर बात करें तो ये जो कोरोना वायरस है, इसका जो आज का जो पूरे दुनिया को जो तबाह किया है वो वायरस है हमारा नोवल कोरोना वायरस। वो एक नया वायरस है। इसके पहले बहुत सारे वायरस थे इस ग्रुप में, कोरोना वायरस के ग्रुप में। तो आज जो कोरोना वायरस के ग्रुप में जो मेंबर आया है उसका क्या नाम है भाई? उसका नाम है नोवल कोरोना वायरस। ये न्यू स्ट्रेन है, न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना, न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना। क्या नाम है? नोवल कोरोना वायरस। इसको हम लोग NCOV से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो डिजीज काउज करता है, ये जो डिजीज काउज करता है, उस डिजीज का क्या नाम है? उस डिजीज का नाम है, एक सेकेंड, उस डिजीज का नाम है कोविड-19। कोविड-19 क्या मतलब होता है इस कोविड-19 का भाई? कोविड-19 का क्या मतलब होता है? ये वायरस जो इस कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन जो आज हम लोगों के सामने आया है, उसका नाम है नोवल कोरोना वायरस, जिसको हम लोग nCoV बोलते हैं। और जो डिजीज काउज करता है उसका नाम है कोविड-19। CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज। और ये 2019 में ये हुआ था, साल का नाम है 2019, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कोविड-19। ये चाइना के वुहान शहर से निकला और आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कौन सा डिजीज? कोरोना वायरस डिजीज 19, कोविड-19। किससे काउज होता है भाई? तो कोरोना वायरस से, नोवल कोरोना वायरस से। नोवल कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस जो एक ग्रुप ऑफ वायरस है उसका एक नया स्ट्रेन है। समझ लिए बात को? तो ये हो गया जनरल आइडिया उसके स्ट्रेन के बारे में, कोरोना वायरस के स्ट्रेन के बारे में। अब हम लोग समझेंगे कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये ट्रांसमिट कैसे करता है। उसके पहले हमको जानना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर क्या है। हम लोग इसके स्ट्रक्चर पर चलते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर को। ये जो वायरस है, हम लोग जानते हैं वायरस दो कंपोनेंट से बने हुए होते हैं, एक प्रोटीन कोट और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो आपको दिखेगा ऐसा। ये हो गया प्रोटीन कोट, उस पर इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। ये बाइंडिंग प्रोटीन होता है, इस पर यही अटैच करता है जाकर के होस्ट सेल में, ठीक है। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और इसके अंदर क्या होता है? इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। ये हो गया जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। और इसका जो बाहरी कोट है वो प्रोटीन का कोट होता है, प्रोटीन कोट, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड, कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। और यही सबसे ज़्यादा खतरनाक रीजन है इस वायरस को फैलने का, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है, ठीक है। तो अगर हम इसके जेनेटिक मटेरियल को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें तो हम ये समझेंगे कि इसका जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो SSRNA होता है। SS मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब डीएनए कैसा होता है आप देखें, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए, ऐसा दो स्ट्रैंड है उसमें, है ना। लेकिन आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है आरएनए। तो हम लोग क्या बात करते हैं कि ये जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ऐसा, ठीक है।
अब इसके इस सिंगल स्ट्रैंडेड होने का रीजन और आरएनए वायरस होने का कारण ही ये सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस है। चाहे कोई भी आरएनए स्ट्रैंडेड वायरस, आरएनए के जेनेटिक मटेरियल वाले जो भी वायरसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक ऐसे भी होते हैं। ठीक है, क्या रीजन है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो वायरस है इसके पास दो ऐसा कैपेसिटी है जिसके कारण से ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। एक कि ये वायरस अपना प्रोटीन खुद से बना लेता है, ये जेनेटिक मटेरियल अपना प्रोटीन खुद से बना लेता है और खुद से रेप्लिकेट करके ढेर सारे आरएनए को भी बना लेता है, ढेर सारे न्यू आरएनए को भी बना लेता है, न्यू आरएनए स्ट्रैंड्स को भी बना लेता है। ठीक है, ये हो गया न्यू आरएनए और ये प्रोटीन। इसका सबसे खतरनाक रीजन यही है। अब देखिए, अगर हम सेंट्रल डॉगमा की बात करें तो हमने पहले भी आपको बताया है कि डीएनए जो है, डीएनए यहां पर लिखते हैं, डीएनए रेप्लिकेट करके खुद को भी बनाता है। डीएनए को भी बनाता है, डीएनए आरएनए को भी बनाता है और आरएनए प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यही होता है, डीएनए को बनाता है, डीएनए आरएनए को बनाता है, आरएनए प्रोटीन को बनाता है। लेकिन इस कोविड के केस में क्या होता है, इस कोविड के केस में क्या होता है कि ये आरएनए खुद से आरएनए को बना सकता है। नॉर्मली आरएनए को नहीं बना सकता। आरएनए को कौन बनाता है? डीएनए ही बनाता है। डीएनए खुद को भी बनाता है और आरएनए को भी बनाता है। तो डीएनए को बनाने का प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। डीएनए के आरएनए को बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो यहां पर जो होता है, आरएनए भी रेप्लिकेट करता है, दैट मीन्स आरएनए को भी बना लेता है और यही सबसे समझ लीजिए खतरनाक रीजन है इस वायरस का, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये आरएनए को भी बना ले रहा है और प्रोटीन को भी बना ले रहा है। आरएनए तो नॉर्मली प्रोटीन्स को बनाते हैं, लेकिन आरएनए को नहीं बनाते, लेकिन ये आरएनए को भी बना लेता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। सेंट्रल डोग्मा की बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो अब क्या होता है इस कंडीशन में, अगर हम फिर बात करते हैं तो ये काम कहाँ होता है सर? तो ये काम होता है हमारे होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में ये काम होता है। अब देखते हैं कि ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट कैसे है, ये आरएनए वायरस होने का इसको फायदा कैसे मिलता है और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक क्यों हो जाता है, ये खतरनाक क्यों हो जाता है, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ आरएनए वायरस। आरएनए वायरस के पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं? सबसे पहले जो आरएनए होता है, आरएनए जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, स्टेबल होता है। क्यों भाई? अगर डीएनए की बात करते हैं तो वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और उसका जो नाइट्रोजिनस बेस होता है वो आराम से एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है और वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वो ज़्यादा स्टेबल होता है, वो रिएक्टिव ज़्यादा नहीं होता है, वो ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता है अपने समझ लीजिए सीक्वेंस में। लेकिन आरएनए, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता है। आप समझ लीजिए कि आपका सीढ़ी है, तो सीढ़ी का एक बांस, अगर सीढ़ी में एक बांस है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा कि दो बांस को बीच में जोड़ देंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा? जी हाँ, जब दो बांस जुटेगा बीच में तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो डीएनए में वैसा कंडीशन होता है, लेकिन आरएनए में वैसा नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, ये लेस स्टेबल होता है। और ड्यू टू देयर लेस स्टेबिलिटी इट कैन चेंज देयर सीक्वेंसेस वेरी फास्ट। इसमें फास्ट चेंज हो जाता है ड्यू टू
लेस स्टेबिलिटी ऑफ RNA, ठीक है। उसमें क्या होता है, बहुत चेंज आता है। इसीलिए जो वायरस वुहान में फैला था, वो वायरस का अगर हम सीक्वेंस को देखें, उसके स्ट्रक्चर को देखें, उसके प्रोटीन के आउटर कोट को देखें, तो वो आज बिल्कुल चेंज होता हुआ दिख रहा है। वो बहुत चेंज हो गया है। उसका कुछ और था, आज कुछ और है। आने वाले समय में हो सकता है और कुछ हो जाए। इसी के कारण से क्या होता है कि आसान नहीं होता है इसका वैक्सीन बनाना या इस पर जल्दी से काबू पाना, क्योंकि आज हम लोग कुछ इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो कल कुछ और हो जाता है। ड्यू टू देयर लेस स्टेबिलिटी ये बहुत जल्दी जल्दी अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है और इस रीजन से ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ये अपने प्रोटीन को भी चेंज कर लेता है, प्रोटीन के कोट को भी चेंज करता है, नए नए प्रोटीन को भी बना लेता है अपने कोट पर, और अपने जेनेटिक मटेरियल के सीक्वेंसेस को तो चेंज करता ही करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे। आज लाइट नहीं है, एसी नहीं चल रहा है। चलिए यहां तक बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं आगे कि अगर हम इसके क्या बोल सकते हैं उसको, अटैक प्रोसेस को समझें तो वो कैसे हम लोग समझ सकते हैं। अटैक प्रोसेस, अटैक प्रोसेस, इसका अटैक प्रोसेस क्या है। देखिए ये सबसे पहले क्या करता है, ये सबसे पहले जाता है किसी भी होस्ट में, है ना। होस्ट में कैसे पहुंचता है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये ट्रांसमिट करता है वाटर ड्रॉपलेट से। अगर हमने स्नीज किया, अगर हमने कफ किया, खांसा, तो हमारे लंग्स से ये वायरस क्या होता है, बाहर वाटर ड्रॉपलेट में फैल जाता है, और फिर वो वाटर ड्रॉपलेट से क्या होता है, जो हेल्दी पर्सन है वो इनहेल किया और उसके लंग्स में चला गया। अब उसके लंग्स में क्या करेगा, जाकर के उसके लंग के सेल में जाकर के घुसेगा, क्योंकि वायरस क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। अगर एक चीनी की बात करें तो चीनी कैसा रखा हुआ रहता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, उसी तरह वायरस है। जब वो लिविंग के बाहर है तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, ना रिप्रोड्यूस कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, वो मरा हुआ दिखता है। लेकिन जैसे वो लिविंग के अंदर किसी लिविंग सेल में इंटर करता है तो वो अपना काम स्टार्ट कर देता है और वो लिविंग जैसा फंक्शन करने लगता है, ठीक है, और वो रिप्रोडक्शन करने लगता है। उसको हम लोग वायरल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। अब समझिए ये किस तरह से इन्फेक्ट करता है, इसका अटैक प्रोसेस क्या है या इन्फेक्शन का मैकेनिज्म क्या है। मान लेते हैं कि ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है लंग्स का। लंग्स में ये पहुंच गया, किसी हेल्दी किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हमारे अंदर आ गया। अब ये क्या करेगा, ये देख रहे हैं, ये क्या करता है, यहाँ पर आकर के अटैच होता है। हमारे लंग्स के सेल में स्पेशली एक रिसेप्टर पाए जाते हैं, प्रोटीन के एक रिसेप्टर पाए जाते हैं। इस तरह से सेल में एक रिसेप्टर पाए जाते हैं। हमारे सेल के जो आउटर वॉल है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, उस पर एक प्रोटीन का रिसेप्टर पाया जाता है जिसका नाम है ACE रिसेप्टर 2। क्या बोलते हैं, ACE रिसेप्टर 2। इसका फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर 2, ठीक है। ये स्पेशली हमारे लंग सेल में प्रेजेंट होता है और ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अब ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर 2 में जा करके ये अटैच हो जाता है। पहले ये अटैच नहीं हो सकता था, क्योंकि पहले ये जो रिसेप्टर है वो हमारे प्रोटीन को रिसेप्ट करने के लिए, हमारे प्रोटीन को अटैच करने के लिए है, ये वायरल प्रोटीन को अटैच करने के लिए तो नहीं है। लेकिन पहले इस वायरस के पास ये प्रोटीन नहीं था, इसीलिए ये वायरस पहले जानवरों में था, इन्फेक्शियस जानवरों में ये डिजीज काउजिंग था, लेकिन हमारे अंदर नहीं था। लेकिन ये धीरे धीरे, जैसा कि हमने बताया, ड्यू टू देयर लेस स्टेबिलिटी, ये क्या कर रहा है, अपने प्रोटीन का जो आउटर सरफेस पर जो प्रोटीन है उसमें भी चेंजेस ला रहा है, और धीरे धीरे वो ये प्रोटीन बना लिया जिससे वो आकर के हमारे सेल के ACE रिसेप्टर में भी आकर के अटैच हो सकता है। अब ये आकर के इस पर अटैच किया तो क्या करता है, हमारे सेल में अंदर अपना न्यूक्लियस है ना, अपना न्यूक्लियस है, इसमें अपना हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA है।
हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल है। अब ये जब वायरस यहाँ पहुँचा तो ये क्या किया? धीरे से इंटर किया, इसको रप्चर किया और ये ACE रिसेप्टर 2 में जाकर के अटैच होकर के ये वायरस क्या किया? हमारे शरीर में इंटर करना स्टार्ट किया। जब वो कंप्लीट हमारे शरीर के अंदर आ गया, जब वो कंप्लीट हमारे शरीर के अंदर आ गया, तब क्या होता है समझिए। तब हमारे सेल में एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, लाइसोसोम। लाइसोसोम का नाम कौन कौन सुने हैं? लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसको आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग, लाइसोसोम। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और वो डाइजेस्टिव एंजाइम ये लाइसोसोम आकर के इसमें ओपन होता है और अपना डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें दे देता है। और उस डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या होता है? इसका जो प्रोटीन, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है इसका, तो इसका प्रोटीन का वाल धीरे धीरे क्या होता है? टूटता है और इसके अंदर प्रोटीन का वाल टूट जाता है और जो आरएनए है वो अंदर में बिखर जाते हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में, हमारे पूरे साइटोप्लाज्म में वो क्या होता है? ये इसका जेनेटिक मटेरियल पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होता है? हमारे साइटोप्लाज्म में इधर उधर फैल जाता है इसका जेनेटिक मटेरियल। अब मानते हैं कि चलिए एक आरएनए को उठाइए, एक आरएनए को, ये रप्चर हुआ लाइसोसोम के कारण और ये इसका एक जेनेटिक मटेरियल, ये एक आरएनए है, इसका एक ही वायरस पहुंचा है, मानते हैं एक ही वायरस पहुंचा है हमारे एक सेल में और ये क्या हुआ? अब हमारे साइटोप्लाज्म में आ गया है। हमारे साइटोप्लाज्म में एक और सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम। राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस यही होता है, प्रोटीन सिंथेसिस यही होता है। हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस यही होता है। अब देखिए, ये राइबोसोम है और जो हमारे अंदर आया था, उस एक आरएनए जो आया था इसका, वो अब इस राइबोसोम से अटैच हो जाता है और धीरे धीरे प्रोटीन बनाना स्टार्ट करता है। राइबोसोम हमारे सेल का, राइबोसोम हमारे सेल का, और वो क्या बना रहा है भाई? अब वायरल प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। लाइसोसोम हमारे सेल का किस चीज के लिए यूज में आ गया? उसके प्रोटीन कोट को तोड़ने के लिए। प्रोटीन कोट को तोड़ दिया, उसका जेनेटिक मटेरियल हमारे साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में फैल गया, है ना, साइटोप्लाज्म में फैल गया और उस साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा है? हमारा राइबोसोम है और राइबोसोम हमारे प्रोटीन को बनाने के लिए है, लेकिन ये क्या किया? सेल को हाईजैक किया, बोला बेटा अब तुम बनाओगे मेरे प्रोटीन को, अब तुम बनाओगे मेरे प्रोटीन को, दैट मीन्स वायरल प्रोटीन को। ठीक है, अब वायरल प्रोटीन यहां बन रहा है और इस वायरल प्रोटीन के बनने के साथ साथ ये क्या करता है? खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। हम जानते हैं इस आरएनए के पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी है और आरएनए बना सकता है, ढेर सारा आरएनए बना सकता है। ये एक आरएनए से न्यू आरएनए बना सकता है। अब क्या करेगा? ये ढेर सारा आरएनए भी बना लेगा, अंदर ढेर सारा आरएनए भी बना लिया और ढेर सारा प्रोटीन भी बन गया। राइबोसोम के हेल्प से ढेर सारा प्रोटीन भी बन गया। अब ये क्या करेगा? उस प्रोटीन को, जो प्रोटीन बनाया और जो इसका आरएनए मटेरियल जो बना नया, उस दोनों के हेल्प से नए वायरस को बना लेगा। दैट मीन्स ये प्रोटीन आउटर कोट बनाएगा नए वायरस का, नए वायरस का आउटर कोट बनाएगा ये प्रोटीन। ठीक है, नहीं दिख रहा, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब इस दोनों के हेल्प से, इस वायरल प्रोटीन के हेल्प से और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर जो है इसका, उसके हेल्प से एक नए वायरस को बनाएगा इस तरह से, और इसका जो वायरल प्रोटीन है उसका प्रोटीन कोट बनाएगा
और इसका न्यू आरएनए इसमें आ जाएगा और नया वायरस बन जाएगा। और इस तरह से लाखों करोड़ों वायरस एक सेल में बन जाते हैं। अब ये सेल को क्या करता है, धीरे धीरे करके रप्चर करता है, सेल को तोड़ता है और सेल को तोड़ करके बाहर निकलता है, सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और पूरे हर सेल में फैल जाता है। अब जब वो हर सेल में फैल गया तो क्या होगा, जब हम खांसेंगे, सेल वहां ब्रेक डाउन हो रहा है, सेल का लाखों करोड़ों वायरस अंदर में बन चुके हैं हमारे लंग्स में, तो हमारे लंग्स के साथ हमारे खांसी में, हमारे जो सर्दी है, हमको जुकाम है, जो हम स्नीज कर रहे हैं, जो हम कफ कर रहे हैं, उसमें वाटर ड्रॉपलेट के साथ बाहर आएगा और क्या करेंगे, दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। यही हो गया इसके अटैक का प्रोसेस। समझ में आ गया होगा। चलिए, और एक चीज और हम बता देते हैं यहां पर, जो इसका सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर है, एक आरएनए से नया आरएनए बनाने का जो कैपेसिटी है, वो एक एंजाइम के कारण होता है। नॉर्मली डीएनए को बनाता है, सेंट्रल डोग्मा की बात की है तो वहां पर बनाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के हेल्प से, ठीक है। डीएनए आरएनए को बनाता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के हेल्प से। लेकिन आरएनए को जो बनाता है उसका नाम है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या नाम है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के हेल्प से आरएनए जेनेटिक मटेरियल वाला वायरस नया आरएनए को बनाता है। दैट मीन्स ये खुद से अपना आरएनए बना सकता है, ये खुद से अपना प्रोटीन बना सकता है, और प्रोटीन इसका जो है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होता है, वो चेंज करते रहता है अपने स्ट्रक्चर को, अपने सीक्वेंस को। इसलिए इस वायरस पर विजय प्राप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज तक कई सारे वायरसेस आए थे, लेकिन ये कोरोना जितना तबाही मचा दिया है, पूरे दुनिया को अपनी औकात दिखा दिया, बेटा चुप रहो, ज्यादा उड़ो मत, तुम्हारी कोई वजूद नहीं है, सबको शांत बैठा दिया है घर पे। कारण यही है क्योंकि ये बहुत ज्यादा चेंज ला रहा है अपने अंदर, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसके ट्रांसमिशन की। थोड़ा पसीना पूछ लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया है सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपका सेल हैक हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, मिटाते हैं हम इसको। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये ट्रांसमिट कैसे करता है, वो तो लगभग आप समझ गए। अटैक कैसे करता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में, तो वो तो आप जान गए। अब फिर भी हम लोग ट्रांसमिशन देख लेंगे। अब जो कुछ भी बात हम बताएंगे आपको, वो थोड़ा बहुत सब लोग न्यूज़ देख देख करके समझ गए होंगे। इतना हल्ला हुआ है ये सब चीज़ के बारे में, हर न्यूज़, हर अखबार, हर यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, हर जगह। टिकटॉक तो बैन हो गया, बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, तो आप जानते होंगे। लेकिन हम चाहते हैं एक जनरल आइडिया आपके दिमाग में दे दें, जिससे आप कन्फर्म्ड रहें कि इतना कम से कम हम ऑल अबाउट कोरोना वायरस के बारे में, कोविड-19 के बारे में जानते हैं। ये हाईली कॉन्टेजियस होता है। ट्रांसमिशन हाईली कॉन्टेजियस मतलब हम बात कर चुके हैं, कम्युनिकेबल डिजीज दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टेजियस और एक नॉन कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करे बिना किसी एजेंट के, बिना किसी बिचौलिया के। क्या जी, एजेंट प्रिंस है कि नहीं आज? चलिए, लेकिन नॉन कॉन्टेजियस कौन होता है? जो किसी एजेंट के थ्रू ट्रांसमिट करे, नॉन कॉन्टेजियस, ठीक है। हाईली कॉन्टेजियस होता है ना, क्लोज पर्सन टू पर्सन के कांटेक्ट से फैलता है। फिर क्या बात करेंगे? कफ स्नीज, यही होता है ना, यही होता होगा, कफ स्नीज और कफ स्नीज का जो ड्रॉपलेट होता है वो इन्फेक्ट करता है एक हेल्दी पर्सन को, है ना। अब देखते हैं ये वायरस जो है, वायरस कैन सर्वाइव इन एयर, हवा में भी सर्वाइव कर सकता है, ऑन कार्डबोर्ड,
ऑन कार्डबोर्ड, ऑन प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील। अगर हम एयर की बात करें तो एयर में लगभग 3 घंटा तक, कार्डबोर्ड पर लगभग 24 घंटा तक ये सरवाइव कर सकता है, प्लास्टिक पर कम से कम ये 72 घंटा तक भी सरवाइव कर सकता है। ये क्या होता है, एयर में भी सरवाइव कर सकता है। जब हम स्नीज किए वहाँ पर, अगर हम कहीं कोई कार्डबोर्ड है मेरे सामने, यहाँ पर अभी हम स्नीज किए तो इस पर भी सरवाइव कर सकता है। प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील, उन सभी चीज़ों पर भी सरवाइव कर सकता है और 72 घंटे तक उसको कंटामिनेटेड रख सकता है, इन्फेक्टेड रख सकता है उस चीज़ को, है ना। फिर कोई हेल्दी पर्सन अगर उसको टच करे और फिर से वो अगर अपने नाक कान मुंह को छू ले तो उससे क्या होगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसलिए सैनिटाइज करना जरूरी है सभी सरफेसेस को। चलिए, क्या है भाई, इफ द contaminated surface by virus is touched by healthy person and it touches their nose, eye, mouth, it can enters in their body। समझ रहे हैं बात को। अगर कोई कंटामिनेटेड सरफेस है, कोई कार्डबोर्ड है, हवा है, चाहे वो प्लास्टिक है, स्टेनलेस स्टील है, या कोई भी चीज़ है जहाँ पर कोरोना वायरस पहले से है और उस चीज़ को कोई टच करता है, कोई हेल्दी पर्सन, और वो फिर उसी हाथ से अपने नाक, आँख और मुंह को टच कर लेता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग ये हो गया इसका ट्रांसमिशन, इस तरह से ये ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या क्या है। चाइना वाले कुछ और बोलते हैं, WHO कुछ और बोलता है, US वाले कुछ और बोलते हैं, लेकिन हम लोग को जानना चाहिए और नॉर्मली देखना चाहिए। सबसे झूठा लगता है चाइना वाले का कहना जो है। चाइना का जो मेडिकल एजेंसीज रिसर्च, मेडिकल रिसर्च बताता है, वो बताता है कि ये लगभग आपका इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है, जब इन्फेक्शियस पीरियड जो है वो है 10 से 14 दिन। चाइना कहता है इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड चाइना कहता है 10 से 14 दिन, ठीक है। 10 से 14 दिन चाइना वाले कहते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं US वाले क्या कहते हैं। US वाले कहते हैं 2 से 10 दिन या 2 से 14 दिन के बीच में। क्या बोलते हैं, 2 से 14 दिन के बीच में। WHO का कहना है लगभग 2 से 10 दिन, 2 से 10 दिन इंक्यूबेशन पीरियड। तो सबसे झूठा तो हमको यही लगता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अब हम लोग बात करेंगे इसके सिम्टम्स के ऊपर, क्या क्या सिम्टम है ना। चलिए इसके सिम्टम्स को देखते हैं हम लोग। सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स हैं। फर्स्ट सिम्टम की अगर हम बात करें तो कफ नॉर्मली कफ होगा, है ना।
दूसरा सिम्टम की अगर हम बात करें, दूसरे सिम्टम की अगर हम बात करें तो क्या दिखता है हमको? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लंबा नहीं होगा, छोटा छोटा सांस आप ले सकेंगे, है ना। शॉर्टनेस इन ब्रीदिंग और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। आप सोच सकते हैं कि ये जो लगभग काउज करता है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही काउज करता है, कॉमन कोल्ड से लेकर के सार्स, जैसे कि हमारे रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, कई सारे सार्स मार्स हमने बताया है, तो वो यहाँ तक काउज करता है। फिर इसका क्या सिम्टम है? सिम्टम मतलब लक्षण, क्या क्या लक्षण दिखते हैं? और दिखेगा फीवर, चिल, ठंडा लगेगा थोड़ा थोड़ा। फिर और क्या दिखेंगे सिम्टम इसके? मसल पेन, मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द होगी। सोर थ्रोट, सोर थ्रोट मतलब गले में खराश आएगी। और क्या होगा भाई? लॉस ऑफ टेस्ट, थोड़ा सूंघने और चखने की क्षमता जो है वो कम महसूस होगी। और क्या आएगा बात? सबसे इंपॉर्टेंट बात हम जो करने वाले हैं, मे नॉट शो एनी सिम्टम्स। भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना वायरस है, उनके अंदर कोविड-19 है, लेकिन कोई सिम्टम ही शो नहीं कर रहा है, जिस कारण से क्या होता है, ये ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है, ये ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकता है। अब देखिए, अगर हम इबोला की बात करें तो जो इबोला जो अफ्रीका में फैला था, उसके अंदर क्या था कि वो जब किसी को इन्फेक्ट करता था तो तुरंत उसको बेड पकड़ा देता था। वो आदमी जब इन्फेक्टेड हो गया तो वो ज़्यादा घूम फिर नहीं सकता है, एकदम तुरंत उसको इतना बीमार कर देता था कि वो बेड रेस्ट में आ जाता था, है ना। तो जब बेड रेस्ट में आ जाता था तो वो आदमी घूमेगा फिरेगा नहीं, वो लोग जान जाएंगे कि इसको ये डिजीज है भाई। लेकिन कोरोना वायरस की कंडीशन में क्या, अगर है भी तो हमको पता नहीं है, और है भी तो हो सकता है कि तुरंत नहीं पता चले, बहुत दिन बाद पता चले। तो इस कारण से क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं और कनिका कपूर वाला काम कर देते हैं, है कि नहीं है, सब लोग जान रहे होंगे। तो ये बात है ना, मे नॉट शो एनी सिम्टम, सबसे बड़ा सिम्टम यही है इसका, यही प्रॉब्लम है। ये रेशियो है, ये रेशियो है हमारे यहाँ एडल्ट में, एडल्ट में ये रेशियो है, नहीं शो करता है सिम्टम्स, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। क्या ट्रीटमेंट है सर इसका? लक्षण तो पता कर लिए हम लोग, कैसे ट्रांसमिट होता है ये भी पता कर लिए, अब इसका कोई ट्रीटमेंट है क्या? तो इसका ट्रीटमेंट, सबसे बड़ा ट्रीटमेंट इसका है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट टिल नाउ, कोई फिक्स ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं अगर कोरोना वायरस आपको हो गया? टेक प्रॉपर रेस्ट, क्वारंटीन हो जाइए, आप किसी से मिलिए जुलिए नहीं। टेक प्रॉपर न्यूट्रिटिव इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड, ठीक है, इन फ्लूइड फॉर्म। फ्लूइड के फॉर्म में आप ज़्यादातर पी पाएंगे, उस समय कंडीशन बहुत बुरा हो जाता है गले में, है ना। तो फ्लूइड के फॉर्म में ज़्यादा न्यूट्रिटिव और इम्यूनिटी बूस्टिंग जो फूड है उसको इनटेक कीजिए, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट है भाई साहब। और अगर हम बात करें यूएस में, तो यूएस में क्या है कि लगभग जो ओल्ड एज के पर्सन है 60 से ऊपर, उसमें 10 में से 8 की डेथ ही हो जा रही है, और इसका 80% रिकवरी रेट है।
रिकवरी रेट। 100 में से 80 लोग विदाउट एनी ट्रीटमेंट, बिना किसी ट्रीटमेंट के 80% लोग क्या कर जा रहे हैं भाई, रिकवर कर जा रहे हैं। ये ट्रीटमेंट हो गया। अब हम लोग समझेंगे इसके प्रिवेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यही लाना चाह रहे थे आप लोगों को, प्रिवेंशन। यही समझना, अब सब कुछ बात हो गई है, प्रिवेंशन जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्या क्या कर सकते हैं आप सब लोग जान रहे होंगे। प्रिवेंशन की बात करेंगे हम। सबसे पहला प्रिवेंशन है इसका सोशल डिस्टेंसिंग। मोदी जी बोलते हैं ना, मोदी जी के फैन कौन कौन है यहाँ पे, मोदी जी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। प्रिवेंशन नंबर 1 सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा यूज मास्क एंड मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ अप टू 2 मीटर। अप टू 2 मीटर, 2 मीटर की दूरी कम से कम बनाए रखें, या फिर 6 फीट, है ना। 1-2 हाथ से कुछ नहीं होने वाला है, आप देख सकते हैं, है ना। फिर क्या है इसका प्रिवेंशन भाई, वॉश योर हैंड अप टू 20 सेकेंड एट लीस्ट। 20 सेकेंड तक कम से कम हाथ धोएं अच्छे से, समझ पा रहे हैं बात को। साबुन से ही धोएं, लेकिन 20 सेकेंड तक धोएंगे। अगर सैनिटाइजर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। गेट ए वैक्सीन ऑफ फ्लू जो कॉमन फ्लू होता है, अगर उसका वैक्सीन अवेलेबल है, अगर आप कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं भी है तो उसका वैक्सीन पहले से ले लीजिए आप, इफ पॉसिबल, है ना। वो थोड़ा बहुत मदद करेगा आपको। गेट वैक्सीनेटेड विथ flu vaccine, get vaccinated with flu vaccine if possible, समझ पा रहे हैं बात को। और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, रामबाण इलाज यही है। अभी तक टेस्ट चल रहा है, हो सकता है कि बहुत जल्द ही हम लोगों को वैक्सीन मिल जाए, उम्मीद है ना। तो तब तक क्या करें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना ही पहनना, अरे नहीं पहनना है मास्क, गमछा लपेट लो, बिहारी हैं, काम चलेगा, है कि नहीं है, बिल्कुल। तो ये बातें समझनी है हम लोगों को। हाथ धोते रहना है, खाते समय तो 100% धोइए, नाक कान मुंह कम छुइए। अरे टेलीफोन पर इतना आप लोगों को सजग बना दिया गया है, तो हम क्या बनाएंगे इस मामले में, ठीक है। चलिए लास्टली हम चाहते हैं एट हाई रिस्क, कौन कौन लोग हाई रिस्क पर हैं उन पर बात करना चाहते हैं। बहुत सुने होंगे बूढ़े लोग हाई रिस्क पर हैं, लेकिन बूढ़े लोग के बाद भी अगर आसपास आपके घर में इधर उधर कोई लोग इस तरह के हैं तो वो हाई रिस्क पर हैं। और सिर्फ आपको, अब मान लिया जाए हमको कोरोना वायरस नहीं है, हम नहीं भी पहनेंगे, तो अगर हमको कोरोना वायरस नहीं है तब हम मास्क पहन रहे हैं, तो ये बात समझ में आती है कि हमको नहीं होगा। लेकिन जिसको है उसको भी पहनना चाहिए। क्यों भाई, वो पहनेगा तो वो जब स्नीज करेगा, वो जब कफ करेगा तो वो कम से कम स्प्रेड तो नहीं करेगा। अगर हमको पता भी नहीं चल रहा है, अगर हमको पता नहीं चल रहा है कि हमको कोरोना वायरस है कि नहीं है, क्योंकि सिम्टम में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों में सिम्टम पता ही नहीं चलता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हमको है या फिर नहीं है, हम दोनों कंडीशन में मास्क को पहनेंगे। उससे क्या होगा कि अगर हमको है तो हम स्प्रेड नहीं करेंगे, और अगर हमको नहीं है तो हम कंटामिनेट नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं बात को। इसलिए सबको मास्क पहनना जरूरी है, जिसको हुआ है उसको भी, जिसको नहीं है उसको भी, ठीक है। चलिए, लोग ऐसा ना सोच लें कि भाई हम तो निकल गए इस चीज़ से, हमको तो हो गया है, अब हम मास्क पहन के क्या करेंगे। अरे भाई आप मास्क पहने, कम से कम दूसरे को तो नहीं होगा। चलिए, तो जो हाई रिस्क पर है उनके बारे में भी समझना आपको जरूरी है।
एट हाई रिस्क, एट रिस्क कौन कौन है भाई? नंबर 1 मोदी जी बोल चुके हैं अपने भाषण में, ओल्ड पीपल, सीनियर सिटीजन जो हैं वो तो हाई रिस्क पे है ही। उसके बाद जिनको क्रोनिक लंग डिजीज, लंग का कुछ खतरनाक डिजीज पहले से ही हो रखा है, उनके लिए तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। क्रोनिक, जिनको क्रोनिक लंग डिजीज पहले से है उनको, जिसको चाहे अस्थमा हो गया है ना, निमोनिया हो गया, ये सब चीज़ अगर पहले से है तो उनको सजग रहना जरूरी है। नेक्स्ट क्या देखेंगे? हार्ट प्रॉब्लम जिनको है, हार्ट प्रॉब्लम जिनको है। उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम के साथ साथ डायबिटीज बहुत कॉमन है, डायबिटीज जिनको है और एज भी ज्यादा है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। 5th नंबर में क्या है भाई? जिनको कैंसर है आसपास कहीं भी, एड्स है। एड्स में क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, हमारा इम्यून सिस्टम ही खत्म हो जाता है कैंसर कंडीशन में। इम्यून सिस्टम बहुत लो हो चुका है। अब जब इम्यून सिस्टम ही लो है तो ऐसे भी हम इन्फेक्टेड होंगे तो जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तलवार ही नहीं है जो उसको डिफीट करे, उस वायरस को डिफीट करे। तो हमको ये समझना जरूरी है ये सारे लोग हाई रिस्क पर हैं। सिकल सेल एनीमिया जिनको है, सिकल सेल डिजीज जिनको है वो भी हाई रिस्क पर है इस कंडीशन में। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए तो आज का ये क्लास रहा, कैसा रहा बताइए आप लोग। आई होप कि अगर ये वीडियो जब लाइव स्ट्रीम हम खत्म करेंगे तो आप चैनल पर वीडियो जाकर के देख सकते हैं। शुरुआती में वीडियो के शुरुआती चीज़ों में जो कुछ भी हमने बताया है वो हो गया एक्चुअली बायोलॉजिकल फैक्ट। उस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसको कैसे, इसका ट्रांसमिटिंग मैकेनिज्म कैसा है और ये कैसे ट्रांसमिट कर रहा है, वो जरूर समझें आप लोग, है ना। चलिए उसके बाद क्या है कि जो कुछ भी जनरल आइडिया है, हम ये वीडियो इसीलिए बनाए हैं, सिलेबस में नहीं है आपका, क्योंकि ये नया वायरस है। नोवल कोरोना वायरस एक नया वायरस है, आज हुआ है, 2019 में हुआ है वुहान में, है ना। इसके पहले कोरोना वायरस के जो ग्रुप है उस ग्रुप में जो उसका एक मेंबर है सार्स, वो हमने कल आपको पढ़ा चुका है सार्स के बारे में, है ना। तो सार्स और ये दोनों हम लोगों ने देख लिया। कोरोना वायरस इसलिए जानना जरूरी था क्योंकि आज सब लोग इसी से परेशान हैं और हम चाहते थे कि हमारे स्टूडेंट्स भी कोरोना वायरस के बारे में कम से कम उनके पास एक जनरल अवेयरनेस, जनरल आइडिया, हर चीज़ के बारे में ओवरऑल चीज़ वो जाने। और हम इस वीडियो में हम उम्मीद करते हैं कि हमने हर चीज़ को कवर कर लिया है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरुआती दौर में जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं, और बाकी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस का यूज नहीं किए हैं हम लोग वहाँ पर। वो लोग नॉर्मल किसी भी एज के पीपल लोग, कोई भी स्पेक्ट्रम, एक लार्ज स्पेक्ट्रम को कवर करता है ये वीडियो, सब लोग देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए सबको कोरोना वायरस के बारे में बायोलॉजी विंग चैनल के मदद से। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, माँ बाप का ख्याल रखें, मास्क पहनकर निकलें, घर से बाहर चलें। और आज से हम अपने क्लास में एक चीज ऐड करेंगे, हर लोग आकर के ये बात बोलेंगे कि सर हम लोग मास्क पहन रहे हैं, हम लोग इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप कंटामिनेटेड होते हैं तो सिर्फ आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप अपने घर वालों को बीमार कर देंगे। तो ये चीज़ समझना जरूरी है। बिल्कुल ये इमोजी, कुमार शिवम जो इमोजी भेजा है, ये इमोजी बोला जाता है ना, वो भेजा करेंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो लिखते हैं उसके साथ ये इमोजी भेज दिया करेंगे। दैट मीन्स हम समझ जाएंगे कि आप लोग मास्क यूज कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। जय हिंद, मास्क पहनते रहिए, बी नेचुरल। बाय। वीडियो को शेयर कीजिए, अपने स्टेटस में डालिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए। बाय।